एवरीवन, मेरा नाम आसिफ मोहम्मद है और आप लोग देख रहे हैं वनडे एग्ज़ाम। आज से इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट होगी। इसमें सबसे पहला जो सेगमेंट होगा वो मॉडर्न हिस्ट्री का हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो एक सेगमेंट है वो हमारा है 1885 के बाद, 1885 के बाद जितना डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा मेनली क्वेश्चन हमारे वहीं से बनते हैं, तो पहले हम उसको कवर करेंगे, फिर उसके बाद जो सेगमेंट रह जाएंगे उनको हम कवर करेंगे। और ये पूरी जो सीरीज़ रहेगी ये वनडे एग्ज़ाम और जुडिशल सर्विसेज, चाहे BRPC हो, UP AP हो, आप में सब में हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, हम सबको पता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका आने का रीज़न क्या रहा, क्यों बनाई गई है। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि इससे पहले भी जितनी और भी संस्थाएं थीं, जैसे लैंड होल्डर एसोसिएशन थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी जिसे दादा भाई नौरोजी ने बनाई थी, पूना सार्वजनिक सभा थी जिसे गोविंद रनाडे ने बनाई थी। तो ये जितनी भी आपकी एसोसिएशन थी ये एक तरीके से रीजनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रही थी। नेशनल लेवल पे कोई भी एसोसिएशन आवाज़ नहीं उठा रही थी। और इनके कुछ मेनली कुछ 3-4 ही पॉइंट होते थे, जैसे एजुकेशन रिफॉर्म के लिए बात करते थे ये सब, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए बात करते थे, लेकिन आज़ादी के लिए और फ्रीडम के लिए कोई भी एक नेशनल लेवल पे कोई आवाज़ नहीं उठाता था। अच्छा, ये भी जान लीजिए कि ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी कि नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुए। तो नेशनल मूवमेंट इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि हम लोग सबको पता है कि ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो यहाँ पे ट्रेडिंग करने थी, लेकिन उसने अपना पॉलिटिकल कंट्रोल कंट्री पे इस्टेब्लिश कर दिया। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करने लगे, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाने लगे, जैसे हम आपस में ही बढ़ गए। जितने भी हमारे किसान थे उन पे टैक्सेस इम्पोज कर दिए। और एक और रीज़न था जिसकी वजह से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन उस टाइम स्टार्ट हुआ, जिससे हम लोग बहुत मोटिवेट हुए, इंडियंस बड़े मोटिवेट हुए कि हमको भी अपना इंडिया में मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तो ये सब था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 के द्वारा बनाई गई। इसको एक अंग्रेज और सेवानिवृत्त सिविल थे सेवक जिसे A.O. ह्यूम द्वारा 1885 में इसका गठन हुआ, ठीक है। 1885 में बम्बई में इसके पहला अधिवेशन हुआ था जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। और दूसरी चीज़ याद रखिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इस्टेब्लिश हुई उसका मेन एम जो था वो ये था कि एक नेशनलिस्ट मूवमेंट इनिशिएट किया जाए, मतलब एक राष्ट्रवादी आंदोलन स्टार्ट किया जाए कंट्री में। जितने भी पीपल्स हैं उनको पॉलिटिकली एजुकेट किया जाए और जितने भी लोग हैं उनको यूनाइट किया जाए आपस में। तो ये सब इसका मेन एम था कांग्रेस का, कि इसीलिए पर्पस से वो इस्टेब्लिश की गई, ठीक है। अब इसके बाद हम जान लेते हैं कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हो सकता है हमारे एग्ज़ाम में कुछ आ जाएं। ठीक है, तो हमको सबसे पहले इसमें याद रखना है कि 1885 में पहला इसका अधिवेशन हुआ जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहले दशक जो था 1885 से 1985 में यहाँ पे मॉडरेट काम करते थे, उसके बाद से एक्सट्रीमिस्ट्स में आ गए। लेकिन अंग्रेज़ों ने भी कई सारे इसमें दमनकारी उपायों के कारण कांग्रेस में गर्म विचारों वाले नेताओं जैसे बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय का उदय हुआ। ये सब इसमें था। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आता है तो हमारा बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन 1905। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, हर बार यहाँ से क्वेश्चन कोई ना कोई बनता है। तो जैसा कि हमको पता है कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया, तो जो अंग्रेज चाहते थे कि वहाँ पे क्या था कि यूनिटी थी, तो यूनिटी थे, उस यूनिटी को तोड़ने के लिए जो लॉर्ड कर्जन थे उसने रीज़न दिया कि बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है आसानी से रन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से उसने बोला कि ये रीज़न है, इस वजह से इसका विभाजन होगा। लेकिन उसका मेन जो एम था विभाजन करने का वो था सिर्फ कि यूनिटी को तोड़ना। तो लॉर्ड कर्जन ने 1903 में डिक्लेयर किया था, मतलब घोषित किया था कि विभाजन होगा। और जो ऑफिशियली डेट जो थी, जो वहाँ पे जब इफेक्ट में आया पार्टीशन, वो थी 16 अक्टूबर 1905। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि बंगाल विभाजन का लॉर्ड कर्जन ने डिक्लेयर कब किया था, घोषित कब किया था,
तो 1903 आप बताएंगे। और ऑफिशियली कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 में आप बताएंगे। ठीक है। तो क्योंकि उसमें क्या था कि जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और ईस्ट बंगाल जो थी वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो वहीं इन दोनों को अलग करने के लिए, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को तोड़ने के लिए रीज़न दे दिया कि बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमसे रन नहीं हो रहा है, इस रीज़न से उसने पार्टीशन कर दिया। तो जब ये इसका जो पार्टीशन जब हुआ, तो इसी के साथ हमारा स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। इसमें लाल बाल पाल और अरविंद घोष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसमें। और कई सारे इसमें डेवलपमेंट हुए, जैसे कि वंदे मातरम जो थे इम्पोर्टेंट सॉन्ग हमारा है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। और इस ये जो गीत है, इसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो संस्कृत है, आनंद मठ से लिया गया है, ये गाया गया। बाद में यही गीत बन के अमार सोनार बंगला, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने बाद में इसे बांग्लादेश का नेशनल एंथम गाया। ठीक है, तो ये हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन हमारा स्टार्ट। स्वदेशी आंदोलन में क्या था कि हम जितनी भी चीज़ें थी वो हम बाइकआउट कर रहे थे। जैसे अंग्रेज़ों के जो स्कूल्स थे, कोर्ट्स थे, म्यूनिसपालिटीज़ थी, ये सब हम इसको वो कर रहे थे, बाइकआउट कर रहे थे। तो इसमें हम अपनी स्वदेशी चीज़ें सारी अपनी जला रहे थे, अपना रहे थे, ये था। फिर हमारा क्या होता है कि 1906 में हमारा कलकत्ता सेशन होता है। 1906 में इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे दादा भाई नौरोजी। तो इस सेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की बात करी थी। तो अगर हमसे कोई पूछे कि उन किस सेशन में स्वराज की दादा भाई नौरोजी ने बात करी थी, तो 1906 का सेशन हमें याद रखना है, जो कलकत्ता में हुआ था। इसमें भी सब वही चीज़ें की गई थी कि गवर्नमेंट स्कूल्स, कोर्ट्स, म्यूनिसपालिटीज़, ये सब हमको बाइकआउट करना है। ठीक है। और याद रखिएगा कि इस जो हमारा जो चल रहा था स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट में, इसमें फेस्टिवल थे गणपति और शिवा। इन फेस्टिवल को बाल गंगाधर तिलक ने एक मूवमेंट के तौर पे, मतलब इन फेस्टिवल में जो भीड़ निकलती थी या जो रैलियां निकलती थी फेस्टिवल में, तो उनको नेशनल मूवमेंट के लिए यूटिलाइज़ किया। तो क्वेश्चन अगर पूछे आपसे कि बाल गंगाधर तिलक कौन से फेस्टिवल को नेशनल मूवमेंट के लिए यूटिलाइज करते थे, तो गणपति और शिवा, ये आपको याद रखना है। और दूसरी चीज़, स्वदेशी एजुकेशन पूछ ले, मतलब भारतीय एजुकेशन अगर पूछ ले तो उसमें याद रखना है कि नेशनल स्कूल जितने कॉलेज थे, इसमें से जो बंगाल नेशनल कॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है, जिसके प्रिंसिपल थे अरविंदो घोष। उसको एक तरीके से स्वदेशी एजुकेशन के रूप में देखा गया। फिर क्या हुआ, और सारी समिति बनाएंगे इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, जब वॉलेंटियर कोर्प्स समिति, ठीक है, पीपल्स को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए। इसमें से एक थी स्वदेशी बंधव समिति, बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये सब बनाए गए इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए। लेकिन 1908 में आते आते क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सीवियर रिप्रेशन स्टार्ट कर दिए। जितने भी स्टूडेंट थे उनको अंदर जेल में डालने लगे, जिससे क्या हुआ, जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो इंटरनली रूप से भी कोलेप्स हो गई, ख़त्म हो गई। क्लैशेस स्टार्टेड हो गए दोनों में, एक्सट्रीमिस्ट में और मॉडरेट में। जितने भी अच्छे लीडर थे वो हमारे जेल भेज दिए गए। तो ये सब था। बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, ये उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया एक्टिव पॉलिटिक्स से। तो ये सब रीज़न रहा जिससे ये मूवमेंट को हमारा दबने लगा। लेकिन इस मूवमेंट में ये एक बात रही कि इसमें स्टूडेंट भी थे, वुमेंस भी थी, ये सब पार्टिसिपेट करने लगे। गांधीयन प्रिंसिपल भी अपनाया गया, सोशलिज्म और रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ भी एक तरीके से इसका बेस बनाया गया। फिर 1911 में हमको पता है कि ये बंगाल जो पार्टीशन था वो रिवोक हो गया लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है, इसमें इतना है ये। अगला चलते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। तो आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। लीग ने जो बंगाल का जो विभाजन था उसका उन्होंने समर्थन किया, और स्वदेशी जो आंदोलन जो चलाया जा रहा था उसका विरोध किया। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग जो थी वो इस आंदोलन के अपोज में थे, वो अंग्रेज़ों के क्लोजनेस में थे, और अपने समुदाय की विशेष सुरक्षा और एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की।
उसके एवज में वो चाहते थे कि जितने भी उनके जो मुस्लिम्स एरिया डोमिनेंट एरिया है उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए इलेक्शन के लिए। कांग्रेस का अधिवेशन हमने आपको बता ही दिया है कि दादा भाई नौरोजी के इसमें आया गया था और इसमें इसका जो मेन लक्ष्य था वो स्वराज को अपनाया गया, तो ये था। फिर अगला आता है सूरत विभाजन। सूरत विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन यहाँ से कहीं नहीं बनी जाता है कि कभी कभी पूछ लेता है कि सूरत विभाजन में जो हुआ उस टाइम उसका प्रेसिडेंट कौन था। तो सबसे पहले हम रीज़न जानते हैं कि ये हुआ क्यों। ठीक है, सूरत विभाजन इसलिए हुआ जैसे कि इसकी कहानी जो स्टार्ट होती है वो 1905 के बनारस सेशन से स्टार्ट होती है। 1905 का सेशन जब बनारस में हुआ तो वहाँ पे गोखले बनाए गए, प्रेसिडेंट जो थे वो गोखले जी बनाए गए। तो वहाँ पे दोनों आइडियोलॉजी जो थी, जो हमारी नरम दल और गरम दल जिसे हम मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, वो दोनों आमने सामने आए। एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे कि जो मूवमेंट है ये स्वदेशी, ये बंगाल से बाहर जाना चाहिए, पूरे कंट्री में फैलना चाहिए। ठीक है, लेकिन मॉडरेट ये चाहते थे कि ये जो मूवमेंट चल रहा है ये इनसाइड बंगाल ही बंद कर दिया जाए, मतलब अब हो भी गया, मतलब यही चाहते थे कि मूवमेंट आगे फैलाया ना जाए। तो ये 1905 का जो बनारस का सेशन हुआ तो जिसमें गोखले प्रेसिडेंट थे, वहाँ पे दोनों आइडियोलॉजी आमने सामने आई। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे मूवमेंट को बाहर जाए और मॉडरेट चाहते थे कि ना जाए, तो उन दोनों के आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस थे। फिर 1906 का सेशन हुआ तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो गरम दल थे, वो चाहते थे कि तिलक को प्रेसिडेंट बनाया जाए, लेकिन मॉडरेट चाहते थे कि दादा भाई नौरोजी बने। तो मॉडरेट ने दादा भाई नौरोजी का नाम आगे किया। तो चूँकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो दादा भाई नौरोजी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए उन्होंने उसका अपोज नहीं किया। और बाद में दादा भाई नौरोजी ने 1906 के सेशन में, जैसे कि हमने आपको बताया कि स्वराज का भी बात उन्होंने कर दी, तो जिससे जो उनकी जो चाहते थे एक्सट्रीमिस्ट, तो वो भी उनकी फुलफ़िल हो गई। और एक रेजुलेशन पास किया कि नेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, स्वदेशी बाइकआउट होना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें मानते थे, उनकी डिमांड थी एक्सट्रीमिस्ट की, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो 1906 का जो कलकत्ता सेशन था उसमें 4 रेजुलेशन पास हुए थे। ये चीज़ आप याद रखना, इससे कभी कभी पूछ लेता है, जैसे आरओ है और भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे यूपी एपीओ हो, तो इसमें कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि 1906 के कलकत्ता सेशन में जिसमें गोखले प्रेसिडेंट थे उसमें 4 रेजुलेशन कौन कौन से पास हुए। तो पहला बाइकॉट, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन और सेल्फ गवर्नमेंट। 4 कौन से? बाइकॉट करना है हमको फॉरेन गुड्स को, स्वदेशी अपनाना है, नेशनल एजुकेशन अपनाना है और सेल्फ गवर्नमेंट हमको चाहिए। ये हुआ। फिर उसके बाद आता है लास्टली सूरत सेशन 1907, जहाँ पे कांग्रेस जो हुई वो अलग हो गई, 2 भागों में विभाजित हो गई। तो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि सेशन जो है वो नागपुर में हेल्ड हो और तिलक उसके प्रेसिडेंट बनाए जाए, लेकिन मॉडरेट चाहते थे कि सूरत में हो। तो सूरत में क्यों चाहते थे? क्योंकि एक रूल था कि अगर कोई भी कांग्रेस का सेशन किसी लीडर के होम टाउन में हो रहा है तो वो लीडर प्रेसिडेंट उसका नहीं बन सकता, क्योंकि हमें पता है कि तिलक जो थे वो सूरत के रहने वाले थे, और अगर ये सेशन सूरत में होता तो तिलक जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं बन पाते। बाद में क्या हुआ, यही चाहते थे मॉडरेट और यही हुआ। सूरत में सेशन हुआ और तिलक नहीं बन पाए प्रेसिडेंट। वहाँ के जो प्रेसिडेंट बनाए गए उस सेशन के लिए रासबिहारी घोष बनाए गए। और जहाँ तक कि ये इसमें ये भी वो बताते हैं कि जब सूरत सेशन चल रहा था और जो तिलक जब स्पीच देने के लिए गए तो मॉडरेट ने वहाँ पे जूते भी मारने स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ तक की बात हुई, जिससे काफ़ी झगड़ा हुआ सेशन के अंदर, और जो कांग्रेस थी हमारी 2 भागों में बट गई। और भी उसके बाद क्या हुआ, जब उसके बाद ये हुआ कि तिलक को जेल भेज दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा बर्मा में, जहाँ पे वो 1914 में रिलीज़ हुए, वहाँ से निकले। और भी अंग्रेज़ों ने रिप्रेशन के लिए कई सारे एक्ट पास कर दिए, जैसे इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट 1908 पास किया, इंडियन प्रेस एक्ट 1910 पास किया, और ब्रिटिशर ने इंडियंस की आवाज़ दबाने के लिए ये सब चीज़ें सब करी। तो ये सब हुआ। उसके बाद आता है हमारा अलीपुर बम केस 1908 में मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी जज DH
किंग फोर्ड की हत्या एक क्रांतिकारी षड्यंत्र रचा गया। यह कार्य खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को करना था। उन्होंने 30 अप्रैल 1908 को मजिस्ट्रेट के घर से निकले एक वाहन पर बम फेंका। तो ये अलीपुर बम केस में हमें सिर्फ दो नाम याद रखने हैं कि एक खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी को किया था, और उन्होंने मजिस्ट्रेट के ऊपर एक चला दिया। ज़्यादातर इसकी डेट ही पूछता है, अलीपुर बम केस मतलब किस डेट में, वो किस सन में हुआ, तो 1908 में। हम लोगों ने 1908 तक की अलीपुर बम केस तक देख लिया था। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं। मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म। मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म जो था 1909 में स्टार्ट हुआ था। इसमें जो मोहल्ले थे वो हमारे सेक्रेटरी थे, और मिंटो जो थे वो लॉर्ड वायसराय हमारे थे। ठीक है, मोहल्ले मिंटो वायसराय में दो चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहली तो इसमें एक इलेक्टोरेट सेपरेट दे दिया गया था, मतलब मुसलमानों को जो है अलग से इलेक्शन राइट दे दिया गया था। ये इसलिए किया गया था क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी जो है उसको तोड़ने के पर्पज़ से ये लाया गया था। और इसमें क्या हुआ, दूसरी चीज़ कि इसमें जो मेंबर होते थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नंबर तो बढ़ाए गए कि मेंबरों की संख्या तो बढ़ाई गई, लेकिन अभी भी जो आपके इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती थी, जिसे अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं इस टाइम पे, पहले उस टाइम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते थे, वहाँ पे नंबर अभी भी नॉन इलेक्टेड मेंबरों की मेजोरिटी ज़्यादा रहती थी। ये दो चीज़ें इसमें हुआ था। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड हार्डिंग का आगमन। 1910 से 1916 तक लॉर्ड हार्डिंग भारत का वायसराय रहा। इसके शासन की महत्वपूर्ण घटना 1911 की दिल्ली दरबार थी। तो हम लोगों को याद है होगा कि हम लोगों ने जब बंगाल पार्टीशन पढ़ा था, बंगाल विभाजन, उसमें लॉर्ड हार्डिंग का नाम आता है कि इन्होंने ही वो पार्टीशन को रद्द किया था। तो ये वही लॉर्ड हार्डिंग है। 1910 से 1916 तक वायसराय रहे, और ये फिर उनके जो इन्होंने ही बंगाल विभाजन को रद्द किया था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार, इसका आप सन याद रखिए 1911। ये सन कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो 1910 में इंग्लैंड में किंग जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक हुआ, वो वहाँ के राजा बनाए गए किंग जॉर्ज पंचम। फिर 1911 में वो भारत में आए। किंग जॉर्ज पंचम और उनकी जो क्वीन थी, क्वीन मैरी, भारत के सम्राट और सामग्री के रूप में राज्याभिषेक के लिए दरबार का आयोजन किया गया था। जब किंग जॉर्ज पंचम इंग्लैंड में राजा बनाए गए और उनकी क्वीन मैरी जब भारत में आए, तो उनका भी यहाँ भी इनका राज्याभिषेक के लिए इनके लिए दरबार आयोजन किया गया था। इसी जो दिल्ली दरबार के दौरान ही भारत की जो राजधानी थी कलकत्ता से दिल्ली वो ट्रांसफ़र कर दी गई थी, और इसी दरबार में जो बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था उसी को रद्द किया गया था। तो ये हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली षड्यंत्र केस 1912। अच्छा, जितने भी ये सब चल रहे हैं इनकी आप जो डेडलाइन है वो याद रखिएगा। ये कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, अरेंज लगाने का जाता है, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, उनको अरेंज करने के लिए आपको करना पड़ेगा, तो उसको आप ध्यान से रखें। तो दिल्ली षड्यंत्र केस, इसमें ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली षड्यंत्र केस जो था वो रासबिहारी बोस ने रचा था, लेकिन ये कभी भी प्रूव हो ही नहीं पाया, कभी सिद्ध ही नहीं हो पाया। फिर 23 दिसंबर 1922 वायसराय को लॉर्ड हार्डिंग पर उस समय बम फेंका था जब चांदनी चौक से उनकी शोभा यात्रा निकल रही थी। बस इतना ही है। अब मेन चीज़ें दिल्ली षड्यंत्र केस में 1912, इसकी डेडलाइन याद रखिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी 1913। ठीक है, तो इस गदर पार्टी क्या थी, इसमें क्या थे, जो आपके एक्स आर्मी थे या और भी आपके किसान थे, जो जितने भी माइग्रेंट थे पंजाब से, ये सब कनाडा और यूएस चले गए थे। वहाँ पे इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, गदर पार्टी। तो उसको बनाने वाले कौन थे, सोहन सिंह, लाला हरदयाल और तारक नाथ दास। ठीक है, सोहन सिंह भागना। तो इन लोगों ने 1913 में इसको स्टैब्लिश किया, और जिसका हेडक्वार्टर जो था वो सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, और इनका पर्पस क्या था, इनकी आइडियोलॉजी ये थी कि हमें आर्म्स को कलेक्ट करना है, जितने भी ब्रिटिशर हैं उनको हम असैसिनेशन करना है हमें उनका। ठीक है, जितने भी ब्रिटिशर हैं उनका असैसिनेशन करना है और रिवोल्ट करना है, ये इनका मेन काम था गदर पार्टी का। तो गदर मूवमेंट ये आपका हो गया। तो इसी में एक आता है कोमागाटू मारू इंसिडेंट। ठीक है, बहुत जगह से कारामाटू भी बोलते हैं, कोमागाटू इंग्लिश में बोलते हैं, मारू इंसिडेंट। ठीक है, तो
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था कि एक शिप जा रहा था 370 पैसेंजर का कनाडा। तो ब्रिटिशर के ऑर्डर पे कनाडा के पोर्ट्स पे उसे रोक दिया गया और उसे वापस कलकत्ता भेज दिया गया। जब वापस वो आया तो यहाँ के कलकत्ता पोर्ट पे पुलिस वालों से उनका क्लैश हुआ, उनका झगड़ा हुआ, ठीक है, रिप्रेशन हुआ। तो उसमें 22 लोगों की जान चली गई। तो इसी को हम बोलते हैं कोमागाटू मारू इंसिडेंट, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो गदर मूवमेंट के पार्टी के जो आपके जो नेता थे, ठीक है, जो मेंबर्स थे, फिर वो अटैक करने लगे, पॉलिटिकल डिक्योटी करने लगे, जितने भी मनी लेंडर्स होते थे उनसे उन पे अटैक करने लगे। और उससे जो पैसा आता था उससे वो आर्म्स खरीदते थे। इसके एवज में क्या हुआ कि ब्रिटिशर ने क्या एक्शन लिया, उन्होंने डिफेंस इंडिया एक्ट 1915 पास कर दिया, ठीक है। और लार्ज स्केल पर जितने भी आपके थे क्रांतिकारी, उनका डिटेंशन स्टार्ट हो गया विदाउट ट्रायल, ठीक है, कोर्ट मार्शल होने लगा, ये सब होने लगा। तो हमें इसमें याद रखना है कि ये, और इस समय जब आपका ये सब हो रहा था उस समय जो मेन जो लीडर थे उस टाइम थे लाला हरदयाल, ठीक है, करतार सिंह साराभा और भाई परमानंद। ये आपके मेन लीडर थे उस टाइम जब ये हुआ सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। होम रूल आंदोलन, ठीक है, होम रूल आंदोलन। अच्छा, इसमें क्या हुआ, जैसे हम लोग आपको बताया कि 1900 जब 1907 में आपका सूरत विभाजन हुआ था, सूरत स्प्लिट हो गया था। तो उस टाइम क्या हुआ था कि आपको उनको तिलक को जेल भेज दिया गया था, उनको जेल भेज दिया गया था, जो 1914 में वहाँ से जेल से मुक्त हुए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि 1915 में दोबारा वो कांग्रेस में प्रवेश, उन्होंने एंट्री ली, ठीक है। फिर एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर एक होम रूल लीग बनाया, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जो तिलक ने जो होम रूल लीग लॉन्च किया है वो अप्रैल में लॉन्च किया है, और एनी बेसेंट ने जो लॉन्च किया है वो 1916 सितंबर में लॉन्च किया है, ये था। तो इसमें जो एनी बेसेंट थी वो आयरिश लाइन की थी, आयरलैंड की थी। उन्होंने ये चीज़ जो होम रूल यहाँ पे इंडिया में स्टार्ट करना चाहती हैं वो पहले ऑलरेडी आयरलैंड में उन्होंने किया था, उससे उनको बेनिफिट भी हुआ था। तो वही चीज़ वो यहाँ इंडिया में लाने की सोच रही थी। उनका ये मेन 3-4 चीज़ें उनके पॉइंट थे होम रूल लीग के, कि जो वर्ल्ड वार फर्स्ट जो हुआ है उसमें जितने भी एक्सपेंडिचर हुए हैं उसमें वो जो इंडियंस के जितना भी खर्चा हुआ है ब्रिटिशर ने किए हैं उससे वो अनसेटिस्फाइड थे, ठीक है। और जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 को आया था उससे वो अनसेटिस्फाइड थे। और एनी बेसेंट की डिमांड थी कि सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए फॉर इंडियंस, गवर्नमेंट के लिए, इंडियन जितने भी भारतीय हैं उनके लिए सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। और ये अपना जो प्रोपोगंडा था, अपनी जो बात थी, वो 2 न्यूज़पेपर के द्वारा फैलाती थी। पहला था न्यू इंडिया और दूसरा कॉमनवेल्थ। ये आप याद रखेंगे 2 चीज़ों से, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि बाल गंगाधर तिलक 1914 में मांडले जेल से मुक्त किए गए। 1915 में उन्होंने पुनः कांग्रेस में प्रवेश किया। तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को पुणे में इंडियन होम रूल की स्थापना की। वह एनी बेसेंट ने आयरिश विद्रोहियों से प्रेरणा लेकर सितंबर 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने 2 समाचार पत्र यंग इंडिया और कॉमनवेल्थ की शुरुआत की थी। लीग ने सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा का समर्थन किया था। तो हमें ये याद रखना है, इनके 2 जो समाचार पत्र थे, एक तो हमारे ये इंडिया और कॉमनवेल्थ, इसकी शुरुआत की थी। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसमें और क्या क्या डेवलपमेंट है, अगर कुछ है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ और याद रखना है, तिलक की जो टीम थी लीग की, जो उन्होंने अप्रैल में बनाया था, वो कर्नाटक और महाराष्ट्र में एक्टिव थी। और एनी बेसेंट की जो टीम थी इसकी जो बॉम्बे और मद्रास और बाकी जितना भी इंडिया था वहाँ पे एक्टिव थी। इसमें अगर हम बात करें तो लगभग 200 ब्रांचेस थी इनकी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि कौन कहाँ पे एक्टिव था। तिलक जो थे कर्नाटक साइड एक्टिव और कर्नाटक और महाराष्ट्र साइड एक्टिव थे, और एनी बेसेंट जो थे मद्रास और बॉम्बे साइड और बाकी सारा जितना इंडिया है वहाँ पे एक्टिव थे। फिर इसमें क्या हुआ, ब्रिटिशर ने भी, भाई जाहिर सी बात है कि इतना कुछ होगा तो ब्रिटिशर भी एक्शन लेंगे। उन्होंने रिप्रेसिव मोड में अपना एक्शन लिया, तिलक पे सेडेशन चार्ज कर दिया, मतलब देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया, और दिल्ली और पंजाब में उनकी एंट्री बैन कर दी, मतलब प्रतिबंध लगा दिया, वो वहाँ पे नहीं जा सकते। और एनी बेसेंट को भी अरेस्ट किया गया, लेकिन सेम ईयर जिस साल वो अरेस्ट हुई उसी साल उनको रिलीज़ भी कर दिया गया।
तो ये हमारा है, ये हो गया। अब इसके बाद हम बोलते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड का आगमन। ठीक है, 4 अप्रैल 1916 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने भारत के वायसराय का कार्यभार संभाला। तो इसमें हमें मेन चीज़ जो हमें याद रखनी है वो 4 अप्रैल 1916 को याद रखना कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने भारत के वायसराय का कार्यभार संभाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता। जैसे कि हम लोगों को पता है कि 1906 में मुस्लिम लीग बन गई, और मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस थी उसकी आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस हो रहे थे। लेकिन 1916 का एक हिस्टोरिक सेशन हुआ लखनऊ में। ठीक है, इसमें क्या हुआ, रीएडमिशन हो गया। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट और कांग्रेस और जितने भी आपकी मुस्लिम लीग थे उनका दोनों का रीएडमिशन हो गया। हमको याद है कि 1907 में स्प्लिट हो गया था, अलग अलग हो गए थे, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, और फिर मुस्लिम लीग ने अपनी अलग बना ली थी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें सब लोग मिलके दोनों सबका रीएडमिशन हो गया। और इस सेशन के जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो थे AC मजूमदार। एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता को प्राप्त करने में लखनऊ समझौता एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्रिटेन और तुर्की के बीच युद्ध के कारण मुसलमानों में अंग्रेज़ों के खिलाफ भावनाएं उभर रही थीं, जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। दोनों ने 1916 में लखनऊ में अपने अधिवेशन किए और प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ। कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया और दोनों संगठनों ने संयुक्त रूप से देश के लिए डोमिनियन स्टेटस, उत्तरदायी शासन की मांग की। अच्छा, डोमिनियन स्टेटस आप लोग चीज़ समझ लीजिए, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें पूरी तरीके से आज़ादी नहीं होती है। डोमिनियन स्टेटस में ये होता है कि हम आज़ाद तो हैं लेकिन हमारे ऊपर कोई रहेगा। जैसे उस टाइम कॉमनवेल्थ नेशन की बात चलती थी, तो अभी भी चलता है कॉमनवेल्थ नेशन की बात, लेकिन अब इंडिया तो पूर्ण रूप से आपका वो आज़ाद है। लेकिन अभी भी उसकी कुछ ऐसी कॉलोनीज़ हैं जहाँ पे इंग्लैंड की, जहाँ पे कॉमनवेल्थ नेशन का चलता है। ठीक है, तो ये डोमिनियन स्टेटस होता है कि मतलब आप सेल्फ रूल आपको दे दिया जाएगा लेकिन आपके ऊपर भी एक गवर्नमेंट रहेगी। ये है। फिर आता है मॉन्टेगू घोषणा 1917 की अगस्त घोषणा। ठीक है, तो 1917 में मॉन्टेगू ने एक बयान दिया जो भारत में स्वशासन के संबंध में मील का पत्थर साबित हो। उसने कहा कि भारत सरकार पर धीरे धीरे भारतीय लोगों को नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। यह लखनऊ समझौते से हुए हिंदू मुस्लिम एकता का परिणाम था। तो ये घोषणा इसलिए की गई क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो हो रहा था उसमें इंडियन का सपोर्ट लेना था ब्रिटिशर को, क्योंकि चाइना से ऊपर दबाव था कि आप उसे सपोर्ट लीजिए। ठीक है, तो ये उसका सपोर्ट लेना चाहते थे। इस चक्कर में मॉन्टेगू ने एक डिक्लेरेशन दिया कि हम जो है इसके बाद हम आपको सस्ता हस्तांतरण कर देंगे, मतलब ट्रांसफ़र कर देंगे। क्योंकि वो जो लखनऊ का हिस्टोरिक सेशन हुआ था उससे इसको ये पता लग गया था कि ये अब आसान नहीं है यहाँ पर राज करना, हमें सबका ख्याल करना पड़ेगा। ठीक है, ये है। तो होता क्या है, अब इमरजेंस ऑफ गांधी होता है। गांधी जी जो हैं वो साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं। ठीक है, तो इंडिया में आते ही उन्होंने कई सारे सत्याग्रह स्टार्ट करे। थोड़ी बात हम गांधी जी के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमको ये पता होना चाहिए कि गांधी जी का जो एक न्यूज़पेपर था इंडियन ओपिनियन, कौन सा था, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन, ये गांधी जी का एक न्यूज़पेपर था। और उन्होंने साउथ अफ्रीका में कई सारे उन्होंने सत्याग्रह करे थे। ठीक है, जो टोल्स्टॉय जो थे साउथ अफ्रीका के, उनका जो तरीका था उन्हीं के बेसिस पे वो सत्याग्रह उन्होंने करते थे। तो वही चीज़ वो यहाँ पे इंडिया में अपना जो पहला जो उन्होंने सत्याग्रह किया है वो चंपारण सत्याग्रह है जो 1917 में हुआ है। अब इसके थोड़ा हम इसमें वो जान लेते हैं कि क्या था चंपारण सत्याग्रह। हुआ ये था कि जो बिहार में जो चंपारण था, चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे इंडिगो प्लांटर्स बहुत थे। इंडिगो मतलब जो डाई बनाते हैं आपकी, वो बहुत थे। तो अंग्रेज़ों ने उनसे कहा कि आप अपने 3/20 जो भाग आपका जो है खेत का, उस पे आप डाई बनाएंगे, मतलब इंडिगो आप अपना उस पे उत्पादन करेंगे। तो किसान जो थे वो इसके खिलाफ थे, क्योंकि उस टाइम क्या था, जर्मनी में सिंथेटिक डाई ऑलरेडी मिल रही थी और इसलिए वो इसका विरोध कर रहे थे कि हमको ये नहीं मतलब उगाना है, ये उत्पादन इसका नहीं करना है। तो क्या होता है कि जितने भी वहाँ के किसान होते हैं वो फाइनली जाते हैं गांधी जी के पास। गांधी जी उनकी बात सुनते हैं और एक कमेटी फॉर्म करते हैं और गांधी जी उस कमेटी के चेयरमैन होते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। ठीक है। और ये याद रखिए कि चंपारण सत्याग्रह जो था वो हमारा जो पहला फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, जिसको हम बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये पहला था। और फाइनली क्या होता है कि मतलब अंग्रेज़ों को गांधी जी की बात माननी पड़ती है और ये सिस्टम जो है ये एबोलिश हो जाता है, मतलब ख़त्म कर दिया जाता है। और इसको जो जो हमने आपको बताया है 3/20 जो बताया है, इसको हम बोलते हैं तीन कठिया सिस्टम। क्या बोलते हैं? तीन कठिया सिस्टम। ये तीन कठिया सिस्टम था। ठीक है। तो अगर आपको तीन कठिया सिस्टम अगर पूछे कि किस आंदोलन से रिलेटेड है, तो चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि 3/20 भाग पे डाई उत्पादन करने के लिए अंग्रेज उनको वो ज़बरदस्ती उनसे करते थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, साथ में और जान लीजिए कि कुछ और गांधी जी ने करे हैं आंदोलन, जैसे कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। ठीक है। तो अहमदाबाद में स्ट्राइक जिसको हम पहले बोलते हैं सबसे पहली जो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी, उसमें हुआ क्या था कि जो अहमदाबाद में था वहाँ पे जो लेबर फैक्ट्री में काम करते थे उनका प्लेग हो गया था। बोन्स प्लेग मतलब एक महामारी चली थी, तो उनको हो गया था। तो वो क्या थे, वहाँ के जो वर्कर्स थे वो अपना बोनस मतलब पाना चाहते थे, लेकिन वहाँ के जो फैक्ट्री का ओनर था वो मना कर रहा था। तो फिर गांधी जी ने मतलब आंदोलन किया। उन्होंने बोला कि आप हम इनको जो है बोनस दें, अगर नहीं देंगे तो हम फास्ट पे जा रहे हैं, जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती तब तक हम फास्ट से नहीं उठेंगे। अंत में यही हुआ कि गांधी जी की जीत हुई और जो 35% हाइक जो मांगा था गांधी जी ने वो उनको मिला। उसके बाद होता है केड़ा सत्याग्रह, ये 1918 में हुआ। ठीक है। तो याद रखिएगा, चंपारण 1917 में हुआ है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में हुआ है और केड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ है। केड़ा सत्याग्रह इसको हम बोलते हैं फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, पहला असहयोग आंदोलन। इसमें क्या हुआ था कि किसानों की मतलब ये डिमांड थी कि जो अगर उनकी फसल जो थी मतलब उनसे टैक्स लिया जाता था, तो उन्होंने बोला कि उनकी जो 1/4 अगर लैंड जो है अगर हमारी बरसात में ख़राब हो जाती है तो हमको टैक्स नहीं देना चाहिए, लेकिन अंग्रेज़ उनसे टैक्स ले रहे थे। तो गांधी जी ने फाइनली इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया और इनकी जीत हुई। बाद में अंग्रेज़ों ने ये कहा अगर आपकी 1/4 अगर जो जो वो आपकी खेत है, जो आपकी फसल है, अगर वो बर्बाद हो गई है तो फिर आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप एबल हैं तो आप दे सकते हैं। तो ये केड़ा सत्याग्रह हुआ। ठीक है। इन आंदोलनों को जो हमने आपसे पूछा, इनमें सिर्फ आपको डेट दे देगा या सीक्वेंस दे देगा, उनको एडजस्ट करना रहेगा। तो ये था। आगे चलते हैं। केड़ा सत्याग्रह, ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि 1918 में संपूर्ण गुजरात में भीषण प्लेग का शिकार हुआ और अकेले खेड़ा में लगभग 17,000 लोगों ने अपने प्राण गंवाए। आगे कालरा ने भी स्थानीय लोगों को तोड़कर रख दिया। यह विद्रोह का तात्कालिक कारण था, विद्रोह करों के विरुद्ध था, मतलब विद्रोह जितना हो रहा था वो जो टैक्स था उसके अगेंस्ट था। सरकार ने कहा यदि ये कर नहीं दिए गए तो संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इस विद्रोह ने भारत को एक सुदृढ़ नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया। सरदार पटेल और उनके साथियों ने एक व्रत कर विद्रोह किया, जिसके क्षेत्र के सभी जातियों और पंथों के लोगों को इकट्ठा किया। तो एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें जो वल्लभ भाई पटेल थे वो भी इन्वॉल्व थे, लेकिन मेन काम जो इसमें था वो गांधी जी का था। उसके बाद आते हैं रॉलेट एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 मार्च 1919 में ये एक्ट आया और इस एक्ट में क्या था, मतलब कि 2 साल तक ही किसी को कैद में रख लेते थे, अरेस्ट कर लेते थे विदाउट वारंट, और 2 साल तक ही उनका कोई ट्रायल चलता ही नहीं था कोर्ट में। तो ये रॉलेट एक्ट था। तो रॉलेट एक्ट जब आया आपका 18 मार्च 1919 में, तो उसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल इसके विरोध में जलियांवाला बाग में धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। तो वहीं पर जनरल डायर होते हैं और वहाँ पे जो लोग इकट्ठा होते हैं उन पे गोली चलाने का आदेश देता है, जिससे सैकड़ों लोग मर जाते हैं। ठीक है। तो जो डेट जो है वो 13 अप्रैल 1919 की है। इसमें मतलब जो आदमियों की जो मरने की जो संख्या थी वो लमसम 1000 आदमी थे जो मर गए थे। इसके विरुद्ध में क्या हुआ कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है वो लौटा दी। ठीक है। जो नाइटहुड की जो उपाधि थी वो लौटा दी। ठीक है। नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, नाइटहुड की उपाधि जो है मतलब जो टाइटल जो था वो उन्होंने लौटा दिया। और 13 मार्च 1940 को जो जनरल डायर ने जो गोली चलवाई थी उसको
उसको उधम सिंह ने जो था लंदन में उन्होंने लंदन में उधम सिंह ने कैंगस्टन हॉल में जो सभा संबोधित कर रहे थे वहाँ पे उनकी हत्या कर दी। ठीक है। अब ये जलियांवाला बाग हुआ तो इसकी जो कमेटी के लिए क्या हुआ, हंटर आयोग बनाया गया। ठीक है। जलियांवाला बाग जो आपका जो हुआ नरसंहार हुआ, जनसंहार हुआ, इसमें क्या था, कॉलेज ऑफ जस्टिस स्कॉटलैंड के जो सीनेटर थे लॉर्ड हंटर, उनकी प्रेसिडेंशियल में, उनकी अध्यक्षता में सरकार ने एक गैर सरकार जांच समिति बनाई। लेकिन इस हंटर आयोग ने भी जनरल डायर को वो दे दिया, मतलब क्लीन चिट दे दी और कोई भी उन पर सज़ा नहीं हुई। इसीलिए उधम सिंह ने 1940 में उनकी हत्या करी। अब इसके बाद आता है हमारा खिलाफत आंदोलन 1919 और 1920। खिलाफत आंदोलन और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है हमारा, उसको हमें एक साथ पढ़ना है क्योंकि ये दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं बाद में। खिलाफत आंदोलन क्या था कि जो टर्की के जो खलीफा थे, जो मुस्लिम्स के बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स उनको बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे, उनके एक तरीके से गुरु थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या हुआ, उनको उनके तख्त से, मतलब उनको एक तरीके से उनकी जो सल्तनत थी उससे रिमूव कर दिया और उनकी जितनी भी ज़मीनें थी, जितने भी उनके इंडोमेंट्स थे, रिलीज इंडोमेंट थे, वो सब जब्त कर लिए। इसलिए जितने भी टर्की के जो मुस्लिम थे वो तो विरोध कर ही रहे थे, साथ में इंडियन के जो मुस्लिम थे वो भी उसका विरोध कर रहे थे। तो गांधी जी ने देखा कि मुस्लिम जो हैं वो भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हैं, तो क्यों ना इनकी जो गुस्सा जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध है उसका हमें फ़ायदा मिले। तो गांधी जी ने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने की बात करी और एक प्रस्ताव दिया मुस्लिम्स को कि आप हमारे साथ आ जाएं, हम मिलकर एक आंदोलन करते हैं। पहले क्या हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता लगा कि मुस्लिम्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी के द्वारा बुलाए जा रहे हैं तो उन्होंने विरोध किया। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल को समझाया गया और बाद में क्या हुआ कि मुस्लिम्स और हिंदू दोनों जो थे यूनाइट होकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आते हैं। ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई संधि में जिस प्रकार तुर्की से व्यवहार किया गया उससे मुसलमान अंग्रेज़ों से क्षुब्ध थे। ठीक है। तो दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली ने ये आंदोलन शुरू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग कि अगर आपसे कोई पूछ लेना कौन से भाई हैं, मतलब एग्ज़ाम में ये आ जाता है, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने ही खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। फिर क्या होता है इसके बाद क्या होता है, असहयोग आंदोलन, इसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाई गई, इसमें दो थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। फिर 1920 में इस कमेटी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया और इसको अप्रूवल जो मिला वो हमारे कलकत्ता के सेशन में 1920 में मिला। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा कि जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, इसको अगर हम बात करेंगे अप्रूवल की तो वो मिलता है कलकत्ता में। कहाँ मिलता है? कलकत्ता के सेशन में 1920 में। और वहीं अगर हम बात करेंगे कि इसको इंडोर्समेंट, मतलब इसको रजामंदी अगर मिली थी, वो नागपुर के सेशन में मिली थी। नागपुर इंडोर्स हुआ था। ठीक है। तो अप्रूव हुआ था कलकत्ता के सेशन में और जो हमारा इंडोर्स हुआ था वो नागपुर के सेशन में हुआ था। असहयोग आंदोलन में गांधी जी की कुछ जो थी वो कुछ डिमांड्स थी अंग्रेज़ों से। वो क्या क्या थी? जैसे जो उपाधि थी जो खलीफा की जो अंग्रेज़ों ने ले ली थी टर्की में, वो उसको वापस लौटाना है। सरकारी शिक्षा संस्थाओं को बहिष्कार करना है, ये मतलब कार्यक्रम के तौर पे थे। अदालतों का बहिष्कार करना है, विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार करना है, करों की अदायगी नहीं करना है। ठीक है। और जो उनके जो खलीफा की जो लैंड्स ले ली हैं वो उनको वापस करना है। तो ये असहयोग आंदोलन की डिमांड्स थी और उसके कुछ प्रोग्राम थे। बाद में क्या होता है, चोरी चोरा कांड होता है 1922 में, 5 फरवरी 1922। डेट याद रखिए, डायरेक्ट डेट पूछता है यूपीएपीओ में कि चोरा चोरी की डेट कौन सी है, चोरा चोरी की डेट कौन सी है। तो 5 फरवरी 1922 दे देगा, ऐसा ऑप्शन दे देगा 10 फरवरी 5 फरवरी, तो आपको 5 फरवरी लगाना है। 5 फरवरी को क्या होता है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा में एक दुखद दुर्घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। इसमें होता क्या कि भीड़ और पुलिस वालों के बीच में लड़ाई झड़प हो जाती है। तो पुलिस वाले जो होते हैं
वो पुलिस स्टेशन में अपने जो है वो अंदर चले जाते हैं। तो बाहर की जो भीड़ होती है वो बंद करके पूरे पुलिस स्टेशन को ही आग लगा देती है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मर जाते हैं। इससे जो गांधी जी होते हैं वो बड़े उनको बहुत बुरा लगता है, बहुत उनके मतलब असहज महसूस होता है, और वो इस जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया चोरी चौरा कांड। अब इसके बाद थोड़ा सा ये सुन लीजिए स्टोरी के तौर पे कि क्या होता है। फिर राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी फेज स्टार्ट होता है, मतलब जो क्रांतिकारी फेज होता है 1920s का वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। अब जो युवा था, जो यंग लोग था, उनको लग नहीं रहा था कि इस तरीके से हमें आज़ादी मिलेगी। तो यूपी, बिहार और बंगाल में कुछ रिवोल्यूशनरी फेज स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं। उन्हीं में सबसे इम्पोर्टेंट जो थी हमारी हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन थी, जिसे राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाया था। ठीक है, उसमें और भी मेंबर थे, जैसे सचिन सन्याल थे, ठीक है, जोगेश चंद्रा थे, ये सब तो इसमें थे, अशफाकुल्ला खान थे, ये सब राजेंद्र लहरी वगैरह जितने भी आप सुनते हैं नाम, ये सब हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन में थे। पहले जो था हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक नहीं था, मतलब सोशल वर्ड था ये नहीं था, खाली हिंदुस्तान रिवोल्यूशन एसोसिएशन था। बाद में इसमें हिंदुस्तान सोशल रिवोल्यूशन एसोसिएशन जोड़ा गया 1924 में कानपुर में। फिर क्या होता है 1925 में काकोरी होता है, सबको पता है आपको, 1925 में काकोरी होता है। और इसमें क्या होता है, ट्रेन लूटी जाती है और जो तो कैश वगैरह जो है वो सब लूट लिया जाता है। और फिर जब अंग्रेज इनको पकड़ते हैं उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, इनको तो फांसी की सज़ा हो जाती है, और सचिन सन्याल और सचेंद्र जो बख्शी थे उनको काला पानी की सज़ा होती है। तो ये था। इसके बाद आता है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी क्या हुआ, इसको बनाते हैं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। उन्होंने क्या हुआ कि गया में एक अधिवेशन हुआ 1922 में, तो उन्होंने बोला कि हम जो रणनीति अपना रहे हैं अंग्रेज़ों के विरुद्ध उसमें हमें बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन इस स्टेटमेंट के विरुद्ध में जो वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सी राजा राजगोपालचारी थे, उन्होंने इसका विरोध किया उनके स्टेटमेंट को। तो उन्होंने फिर क्या होता है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इस कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे देते हैं और अपनी बनाते हैं स्वराज पार्टी। तो याद रखिएगा स्वराज पार्टी किसने बनाया, चित्तरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। बस इसमें इतना ही है। अब आता है साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन 1927 इंडिया में भेजा जाता है ये देखने के लिए कि क्या इंडियंस कैपेबल हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। वो इस तौर पे भेजा जाता है कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने तो देंगे, लेकिन हम पहले देखेंगे कि आप कैपेबल हैं, आप गवर्नमेंट बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। इसलिए साइमन कमीशन की अगुवाई में एक कमीशन बनाया गया और इंडिया भेजा गया। इंडियन इसका विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि इस कमीशन में कोई भी इंडियंस नहीं था। अच्छा, साइमन कमीशन में अगर मेंबर्स पूछे कितने थे तो 7 मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे, और इसमें से कोई भी इंडियंस नहीं था, इसलिए इसका विरोध कर रहे थे लोग। और लाला लाजपत राय जो लाहौर में विरोध कर रहे थे, लाठी चार्ज हुआ और 1928 में उनकी मृत्यु हो गई। इससे क्या हुआ, जो भगत सिंह थे और सुखदेव, उन्होंने डिसाइड किया कि इसका हम रिवेंज लेंगे, और वो सॉन्डर को मारने गए। उन्होंने सॉन्डर्स को मार दिया, लेकिन उनका जो इरादा था वो मारना था स्कॉट को, लेकिन वहाँ पर उन्होंने मार दिया सॉन्डर को। इसलिए उन पर केस चलता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, इसीलिए इसको बोलते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, क्योंकि लाहौर में लाठी चार्ज हुआ था लाला लाजपत राय पे, और इसीलिए वहाँ पे उन्होंने लाहौर में ही सॉन्डर्स को मारा और उन पर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चलता है। ठीक है, फिर 8 अप्रैल 1929 में क्या होता है कि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बम फेंकते हैं अपनी आवाज़ को उठाने के लिए। उनकी कोई इरादा नहीं था कि किसी को वो हार्म करें। तो ये आप याद रखिएगा 1929 में हुआ। फिर एक बहुत थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये हुआ था चितगोंग आर्मरी जो रेड थी, चितगोंग, ठीक है मैं लिख देता हूँ, चितगोंग आर्मरी रेड। ठीक है, तो इसको क्या कहता है, इसमें जो वहाँ के एक टीचर थे बंगाल के सूर्य सेन, उन्होंने रेड किया था, और जो ब्रिटिशर की दो जो आर्मरी जो गोदाम था जहाँ पे आर्म्स रखे जाते थे उसको उन्होंने लूट लिया था।
फिर 1933 में वो पकड़े गए और 1934 में भी उनको फांसी की सज़ा हो गई। और उन्होंने ही ये जो नेशनल फ्लैग था वो भी होस्ट किया था, मतलब फहराया था। ठीक है, तो ये आपका था। आगे चलते हैं। फिर जिन्ना के 14 सूत्री मांगे, जो 9 मार्च 1929 को ये घटना घटी। मुस्लिम लीग के नेता थे जो मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने जो नेहरू रिपोर्ट थी उसको स्वीकार नहीं किया। अच्छा हाँ, नेहरू रिपोर्ट आप थोड़ा उसके बारे में जान लें, इसमें है नहीं पीडीएफ में, मैं आपको बता देता हूँ कि नेहरू रिपोर्ट जो थी वो 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाया गया। ये जो साइमन कमीशन आया कि वो जो मतलब बताया उसने कि मतलब देखने के लिए आया था कि इंडियन कैपेबल हैं कि नहीं है गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो उसके जवाब में नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने तैयार करी कि हमारी क्या क्या डिमांड है और हम कैपेबल हैं कि नहीं हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में क्या था कि जो मेंबर्स थे, मतलब जो नेहरू रिपोर्ट में क्या था, जो लोग थे वो आपस में कन्फ्यूज़न था उनमें कि उनकी कि हम क्या डिमांड करें। जैसे कुछ चाहते थे कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए और कुछ चाहते थे हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। डोमिनियन स्टेटस मतलब कि हमें फ्रीडम तो चाहिए, आज़ादी तो चाहिए, लेकिन हमें अंग्रेज़ों के अंदर रह के ही काम करना है। ठीक है, और कुछ चाहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे। मेजोरिटी जो चाहती थी वो चाहती थी कि हम डोमिनियन स्टेटस ही हमें मिलना चाहिए, क्योंकि अभी हम कैपेबल नहीं हैं एक देश को चला सकें। ठीक है, ज्वाइंट इलेक्टोरेट जो था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। वो कहते थे, कुछ लोग कहते थे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, जो 1909 में आपको हमको बता दिया था कम्युनल वाला जो पिछली वीडियो में, वही है कि कुछ लोग चाहते थे हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, कुछ चाहते थे ज्वाइंट इलेक्टोरेट चाहिए थे। यूनिवर्स एडल्ट सफरेज की बात करी गई कि जो एडल्ट है वो वोट डाल सकता है। ठीक है, और उन्होंने डिमांड करी कि हमें मेयर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, बोथ सेंटर और प्रोविंशियल में, मतलब डोमिनेंट चाहिए प्रोविंशियल लेवल में भी और सेंट्रल लेवल पे भी। और डिमांड एक की गई कि जो लिंग्विस्टिक जो बेसिस पे जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पे भी जो भाषा के आधार पे जो है वो प्रोविंसेस बनाए जाएं। ठीक है, मुस्लिम की क्या डिमांड थी, वो चाहते थे कि हमको रिजर्वेशन मिले बंगाल में, पंजाब में पॉपुलेशन बेसिस पे, और 1/3 सीट रिजर्व वो हमारी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्व करी जाए। ये मुस्लिम्स की डिमांड थी। तो यही सब था। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर लाहौर अधिवेशन हुआ। हाँ, तो हम जिन्ना की 14 सूत्री मांगे देख रहे थे। हाँ, तो क्या होता है, जो जिन्ना जो होते हैं 9 मार्च 1929 को नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद उन्होंने एक सूची बनाई जिसको जिन्ना की 14 सूत्री मांगों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट आप लोग याद रखिएगा, इसकी डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेहरू रिपोर्ट 1928 साइमन कमीशन के जो 1927 में आया, उसके सिलसिले में उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार करी थी। लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल की नेहरू की अध्यक्षता, मतलब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता की उन्होंने करी थी। दिसंबर 1929 में हुए अपने वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रीय आंदोलन के लिए पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। तो जो आपका लाहौर अधिवेशन होता है, इसमें ही पहली बार पूर्ण स्वराज की बात करी जाती है। और 31 दिसंबर 1929 को नया अपनाया गया तिरंगा ध्वज फहराया गया। डेट याद रखिएगा कि 31 दिसंबर 1929 को तिरंगा ध्वज फहराया गया, और 26 जनवरी जो आपके 26 जनवरी जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाने की प्रेरणा ली गई, मतलब निर्धारित किया गया कि 26 जनवरी को ही अपना हम आज़ादी का दिवस बनाएंगे। इसीलिए 26 जनवरी को आज़ादी हम लोग बनाते हैं, तो यही प्रतिवर्ष बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी था लाहौर अधिवेशन में। बस इसमें याद रखिएगा, एक ही क्वेश्चन आता है कि पूर्ण स्वराज की किस अधिवेशन में बात की गई थी, तो लाहौर अधिवेशन में बात की गई थी। ठीक है, तो यहीं तक हम वीडियो हम लोग रखते हैं। 1929 तक हम लोग आ चुके हैं। इसके बाद हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखेंगे। 1930 का फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दांडी यात्रा, 1935 का एक्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये अगली वीडियो में मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको पूरा कंटेंट ऐसा ही फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा मिलता रहेगा। आपकी यूपी एपीओ की नोटिफिकेशन आने से पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपका आधे से ज़्यादा या जीएस का पूरा कोर्स ही मैं पूरा कंप्लीट करा दूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।